यूरोपियंस के लिए रेनेसांस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पीरियड ने इनको सिखाया था हाउ टू थिंक, हाउ टू आर्ग्यू। इस पीरियड ने इनके दिमाग के अंदर जो शैकल्स बनी हुई थी उनको तोड़ा था, और इसी पीरियड की वजह से दे सॉर्ट ऑफ मूव्ड टुवर्ड्स मॉडर्निटी एंड रीजन। पर ऐसा कहना कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी कि अगर रेनेसांस ना होता तो हमें शेक्सपियर भी ना मिलता, मे भी हमें प्रिंटिंग प्रेस भी ना मिलते, उसकी वजह से जो भी फायदे हुए इंक्लूडिंग आज सोशल मीडिया के दौर की मीन्स, हमें ये चीज़ें भी ना मिलती। क्योंकि यूरोप के लिए और बिलखुसूस इंग्लैंड के लिए, जिस पे हम इस वीडियो में फोकस रखेंगे, रेनेसांस सिर्फ एक री इन्वेंशन नहीं थी, रिबर्थ नहीं थी पास्ट की, बल्कि इट वॉज अबाउट कैपिटलाइजिंग ऑन दैट पास्ट टू सिक्योर देयर प्रेजेंट एंड देयर फ्यूचर एज वेल। यही वो दौर था जब क्लासिकल टेक्स्ट जितने भी थे वो मोनेस्ट्रीज से, चर्चेस से, अरिस्टोक्रेटिक क्लास से बाहर निकले, आम लोगों तक पहुंचे। यही वो दौर था जब लिटरेचर आम लोग भी पढ़ने लगे, समझने लगे, क्वेश्चन करने लगे। एंड व्हेन एवर दैट हैपेंस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर कम्स अ फाइट और रेजिस्टेंस बिटवीन common people and authority. इंग्लैंड में भी ऐसे ही हुआ. This fight created new ways of thinking, how to argue, how to think, how to imagine power and how to build a society. I'm इंसान नागी और इस वीडियो में हम लोग रेनेसांस मूवमेंट को स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर पर उसका क्या इफेक्ट था. Let's start. हाय, वेलकम बैक. रेनेसांस पीरियड को किसी एक डेफिनेशन के अंदर महदूद कर देना एक सॉर्ट ऑफ अ टफ थिंग टू डू, बल्कि इसकी कोई एक डेट बता देना ये भी बहुत मुश्किल काम है. बट दिस वर्ड वाज फर्स्टली यूज्ड इन द 19th सेंचुरी. इसका लिटरल मीनिंग रिबर्थ या रिवाइवल के हैं, बट दिस वर्ड रेनेसांस इट इंप्लाइज द रीअवेकनिंग ऑफ नॉलेज एंड रीअवेकनिंग ऑफ लर्निंग थ्रू आउट यूरोप. ये सिर्फ इंग्लैंड तक महदूद नहीं थी. एंड दिस हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 14th एंड 15th सेंचुरीज. इसको मूवमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम फिनोमिना भी कह सकते हैं, और एक ऐसा फिनोमिना था जिसने यूरोप के अंदर दिमागों के अंदर फंसे हुए तौलिए, संगल, वो शैकल्स, उन सबको तोड़ा, लोगों को रीजन की तरफ उभारा. एंड बेसिकली सोसाइटी की जितनी भी मेडिवल थॉट्स थी, मेडिवल आदतें थी, उनको रिप्लेस किया विद मॉडर्न थॉट्स, न्यू एटीट्यूड्स एंड न्यू यर्न फॉर लर्निंग. दिस मूवमेंट फर्स्ट अराइव्ड एट इटली एंड देन इट वेंट टू फ्रांस, और इंग्लैंड में ये सबसे एंड पे पहुंची. और जब ये पहुंची थी इंग्लैंड में, तब फ्रांस में और इटली में इट वॉज ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ स्पेंट फोर्स, मतलब इसका जूस निकाला जा चुका था. इटली में हमें इसके पहले फैक्ट्स तब नजर आते हैं जब टर्किश एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया, और जितने ग्रीक स्कॉलर्स, ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो अपना लिटरेचर, अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स उठा के एज रेफ्यूजीज इटली की तरफ आ गए. सो वहाँ पर जाके ग्रीक लिटरेचर इटली के लिटरेचर के साथ जम हुआ, मिक्स हुआ, ग्रो हुआ, एंड ऑल ऑफ दैट कंट्रीब्यूटेड और लेड टू रेनेसांस मूवमेंट. इंग्लैंड के लिए या बिलखुसूस इंग्लिश लिटरेचर के लिए रेनेसांस मूवमेंट की बहुत ब्रॉड और हाई मैग्नीट्यूड की इम्प्लीकेशंस हैं. इतनी के हिस्टोरियन जोस माइकलर कहते हैं कि दिस रेनेसांस मूवमेंट इट इज अ डिस्कवरी ऑफ मैनकाइंड, ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ द वर्ल्ड. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इट डिड टू द इंग्लिश सोसाइटी एंड ऑफ अ कॉमन इंग्लिश माइंड. फर्स्टली इट मार्क्ड द डेथ ऑफ मेडिवल स्कोलास्टिसिज्म एंड पीपल दे गॉट मोर इंटरेस्टेड इनटू ह्यूमनिज्म. समझ आ रही है? एक एक किलो के लफ्ज हैं, भारी लफ्ज हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन. मेडिवल स्कोलास्टिसिज्म वाज अबाउट बंद दिमागों के साथ, नैरो माइंड के साथ, जो चीज़ें सिखा दी गई हैं, बता दी गई हैं, जो ऊपर क्लेजी क्लास की तरफ से आती हैं, जो ऊपर रूलिंग क्लास की तरफ से आती हैं, बस उनके ऊपर आके बंद करके यकीन कर लेना, उनको मान लेना. ह्यूमनिज्म वाज मोर अबाउट ह्यूमंस एंड मोर अबाउट रीजन. सो शैकल स्टडी और ये स्टडी किया जाने लगा कि व्हाट अ ह्यूमन कैन एंड कैन नॉट डू, व्हाट अ ह्यूमन कैन और कैन नॉट थिंक, व्हाट अ ह्यूमन कैन और कैन नॉट इमेजिन. और इस शिफ्ट की वजह से हमें लिटरेचर की दुनिया के बहुत बड़े नाम मिलते हैं. मिशेल डी मोंटेग्ने, फ्रांसिस बेकन, ये सारे नाम इसी शिफ्ट का, मेंटल शिफ्ट का नतीजा है. बिकॉज इन लोगों ने इंग्लिश अवाम को स्केप्टिक होना सिखाया, इंक्वायरी करना सिखाया, उनको एम्पिरिकल मेथड्स के साथ जिंदगी गुजारना सिखाया. देन सेकेंडली अ ग्रेट बिग इम्प्लीकेशन वुड बी द रिवोल्ट अगेंस्ट स्पिरिचुअल अथॉरिटी. अब आप स्पिरिचुअल अथॉरिटी को सिर्फ आंखें बंद करके मान दे रहे, आप एक्चुअल में उसको क्वेश्चन कर रहे हैं. और ये जो ह्यूमनिस्ट स्टडी चल रही थी, उसके साथ साथ ये रिवोल्ट अगेंस्ट स्पिरिचुअल अथॉरिटी, दे वेंट हैंड इन हैंड, और इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया पूरे ओवरऑल सोशल स्क्रिप्चर को और लिटरेचर को चेंज करने में. अ थर्ड बिग इम्प्लीकेशन वुड बी ऑन लिटरेचर. ये लिटरेचर थियोसेंट्रिसिज्म से चेंज हुआ होमोसेंट्रिसिज्म में. मतलब यार इस तरह के वर्ड्स जान के यूज़ कर रही हूँ ताकि एक मौका मिल सके उनको एक्सप्लेन करने का भी. बिकॉज ऑफ कोर्स इफ़ यू कैन रिफ्लेक्ट देम, अंडरस्टैंड देम and then write them in your exams, they will help you a lot. What this basically means is theocentric theology से निकले कि जब आप theology को center बनाते हैं और literature को उसके लिए involve करते हैं, and homocentric means कि आप humans को center of universe बनाते हैं और उनके लिए literature को involve करते हैं. This shift is basically a shift in narrative. It's basically a shift in mentality of the nation जो Renaissance ने bring की थी. In fact, G.H. Meyer कहते हैं कि human life certainly gained a new momentousness and value
और इस शिफ्ट की वजह से थियोलॉजी को छोड़ के ह्यूमनिज्म की तरफ जाने की वजह से इट आल्सो मार्क द राइज ऑफ मटेरियलिज्म। लोगों का ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाने लगा जो कि जिनको हम टेंजिबल गुड्स कहते हैं, जो कोई भी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। बिकॉज ऑफ कोर्स अब अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसका आपको ह्यूमन बीइंग को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। द फोर्थ बिग इम्प्लीकेशन ऑफ रेनेसांस पीरियड इज़ फॉर मी द प्रिंटिंग प्रेस एंड द प्रिंट कैपिटलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसने बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन की किताबों की और बहुत ज़्यादा लोगों तक लिटरेचर पहुंचा, ऑफ कोर्स दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द डील, बट आल्सो बिकॉज इट स्टैंडर्डाइज द इंग्लिश लैंग्वेज। जाहिर है जब मुख्तलिफ इलाकों में सेम किताब ने पहुँचना है तो वो राइटिंग स्टाइल, वो डायलैक्ट, वो ये सारी चीज़ें एक तरह से एक फ्रेमवर्क के अंदर बंद होना शुरू हो जाती हैं। जब आप वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए या हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं तो जगह जगह वो चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। सो इट सॉर्ट ऑफ पुट एवरीथिंग इनटू वन फ्रेम। और जब ऐसे मास प्रिंटिंग की वजह से ज़्यादा लोगों को बातें पहुंचती हैं तो ज़्यादा बातें होती भी हैं, ज़्यादा थिंकिंग भी होती है, ज़्यादा लोग आर्ग्यू भी करते हैं, एंड दैट लेड द वे फॉर न्यू जॉनर्स लाइक पॉलिटिकल और सोशल सटायर और सोनेट्स इन पोएट्री। फिफ्थली साइंस और डिस्कवरी का दौर था। उधर इस्लाम की गोल्डन एज चल रही थी। ग्रीक लोग, टर्किश लोग, इराक के अंदर वहाँ पे तरह तरह की एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी, इन चीज़ों पे बहस हो रही है, इन चीज़ों पे रिसर्च हो रही है। अब वो लिटरेचर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी इम्पोर्ट किया जाने लगा और इस वजह से अब लिटरेचर सिर्फ और सिर्फ, जैसा हमने पहले कहा कि थियोलॉजी के लिए नहीं रह गया, बल्कि अब के लिटरेचर में हमें रीज़न, आर्ग्यूमेंट और साइंस से रिलेटेड चीज़ें भी नजर आना शुरू हुई। ये थी ओवरऑल इम्प्लीकेशंस रेनेसांस पीरियड की। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर पे इसका क्या इम्पैक्ट था और उसके बाद हम देखेंगे प्रोज और पोएट्री दोनों पे अलग अलग इसका क्या इन्फ्लुएंस रहा है। सो the three good names, three wonderful names to note here are William Crossin, Thomas Linacre and John Colet। ये तीन वो लोग थे जो कि फर्स्ट हैंड खुद इंग्लैंड से इटली गए वहाँ पे जब रेनेसां मूवमेंट नई नई स्टार्ट हुई थी, टू सी द फैक्ट्स फर्स्ट हैंड, टू स्टडी द ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड लिटरेचर फर्स्ट हैंड। ये लोग वहाँ से पढ़ के वापस इंग्लैंड गए, ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ाना शुरू किया। दे बेसिकली मेड द फाउंडेशन फॉर द रेनेसांस मूवमेंट टू फ्लरिश। इस तरह की बातें जाहिर है बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अब मेन मुद्दा ऑफ दिस वीडियो इस के हम इंग्लिश लिटरेचर पे रेनेसां मूवमेंट का इफेक्ट देख सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज। प्रोज में हमें रेनेसां मूवमेंट के बाद आर्ग्यूमेंट, एक्सपेरिमेंट और ये हमारे आज का जो मॉडर्न माइंड है इसकी बर्थ नजर आती है। रेनेसां मूवमेंट की वजह से प्रोज के अंदर हमें जो बिग नेम्स हैं लाइक इरास्मस, सर थॉमस मोर, लिली एंड सिडनी, ये वाले नाम मिलते हैं। इरास्मस इज प्रीटी मॉर्गन एंड इरास्मस इज द वन जो कि हॉलैंड से आया था। ही वाज अ डचमैन और ये इंग्लैंड में स्पेसिफिकली इन लोगों से जिनका हमने पहले जिक्र किया, विलियम क्रॉसिन, थॉमस लिनकर एंड जॉन कॉलेट, इन लोगों से ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स, इन चीज़ों की स्टडी करने आया था। सो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट रेनेसां मूवमेंट हैड on knowledge and literature. Erasmus ने एक बुक लिखी थी, The Praise of Folly, and it is considered by Tucker Brook the best expression in literature of the attack that the Oxford reformers were making upon the medieval system. उस दौर के सारे राइटर्स ही ऐसे थे। अगर एरास्मस ने बेस्ट अटैक किया ऑन द medieval system तो उसका जो दोस्त है जिसका हमने भी जिक्र किया, थॉमस मोर का, ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई हेनरी द एट्थ। और क्यों एग्जीक्यूट किया गया था, वो कैपिटल पनिशमेंट क्यों दी गई थी? बिकॉज ही रिफ्यूज टू सबमिट हिमसेल्फ टू द पोप ऑफ दैट एज। ये अब हम बातें मुस्कुराते हुए और एक ही सेंटेंस के अंदर ये चीज़ों को हम बयान करते हैं, बट इफ़ यू हैव सम इमेजिनेशन यू कैन अंडरस्टैंड कि सोसाइटी चेंज हो रही है। एनी हाउ वी विल सी थ्री बिग चेंजेस इन प्रोज ड्यू टू रेनेसांस मूवमेंट। फर्स्टली प्रोज के अंदर हमें नजर आना शुरू हुए थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉमस मोर का यूटोपिया हमें रेनेसां मूवमेंट की वजह से मिलता है। हम नए जॉनर्स को एक्सप्लोर करते हैं, हमें पॉलिटिकल स्टाइल मिलता है, हमें सोशल स्टाइल मिलता है, हमें इस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस होता नजर आता है जो कि सिर्फ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, मिरर नहीं दिखा रहा, बल्कि उसके साथ साथ उसको इंटेरोगेट कर रहा है, झंझोड़ रहा है, लोगों को सोचने में मजबूर कर रहा है। अगर हम जरा कदरे रिसेंट लिटरेचर को स्टडी करना चाहें तो जॉर्ज ऑरवेल की 1984, सेम राइटर की एनिमल फार्म, ये सारी बुक्स तो उन्हीं चीज़ों का नतीजा है। आई मीन दिस इज़ लाइक अ चेन, ये तब से चली हैं और अब आके हमें दोबारा मजीद पॉलिश होती हुई नजर आ रही है। बट जो इसका सीड है वो रेनेसां मूवमेंट के अंदर ही हमें मिलता है। सेकेंडली इन जॉनर्स के अलावा हमें जो एक वंडरफुल थिंग इन रेनेसां मूवमेंट ने दी, दैट वर द एसेज। वो एसेज जो सेल्फ लेबोरेटरी के तौर पे काम कर रहे थे, सेल्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमारे अपने ही आर्ग्यूमेंट को खुद ही जज करते थे। ये एसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी से पहले जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया जा रहा है वो प्रीच करने के लिए, अपने आइडियाज़ को फैलाने के लिए, तब्लीग करने के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये एसेज हुए हैं जो अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए लिखे जा रहे हैं। सो इन एसेज में आपको रीज़न और आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं। इन एसेज में आपको सिर्फ ये नहीं मिलता कि ये मेरा आइडिया और ऐसे ही हुआ है एंड लेट्स जस्ट प्रीच इट, और जो नहीं मानता उसको हम फांसी दे देंगे।
नो इट डजंट वर्क लाइक दैट। इन एसेस का पायनियर हम कह सकते हैं मिशेल डी मोंटेग्ने को, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। इन एसेस को अगर परवान चढ़ाया, जिसका आपने भी जरूर सुना होगा, तो दैट वाज फ्रांसिस बेकन। इन लोगों ने मिलकर प्रोज को ऐसा टूल बना दिया जिसको पढ़ने के बाद लोग सोचने पे मजबूर भी हों, लेकिन उसके साथ साथ एक सोचने का फ्रेमवर्क भी दें। ओके, प्रोज में हमने अभी बात किया थॉट एक्सपेरिमेंट की जो हो रहा था, उसके बाद हमने बात की एसेस की। थर्डली एन इम्पोर्टेंट थिंग इज के नॉलेज एक जगह पे समोया जाने लगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क डेवलप हुआ नॉलेज का। अब ये जो प्रोज लिखी जा रही है, ये लिटरेचर सिर्फ फॉर द एंटरटेनमेंट या सिर्फ फॉर द जस्ट फॉर द प्रीचिंग पर्पसेस नहीं है। हम रॉ हिस्ट्री को, उस वक्त होने वाली साइंस रिसर्चेस को, उस वक्त होने वाली पॉलिटिकल अपहीवल्स को, उन सब चीज़ों को हम लिटरेचर के अंदर ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। इन दैट वे ये जो प्रोज है ये एक नॉलेज का जरिया भी बनना शुरू हो गई। सो अब प्रोज सिर्फ कंटेंट नहीं है, अब प्रोज एक आर्काइव्स हैं जिनको आप स्टडी करके उस सोसाइटी को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सो टू पुट इट शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रेनेसां मूवमेंट ने प्रोज को जो गिफ्ट किया, दैट वाज फर्स्टली द एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट योर थॉट, योर इमेजिनेशन, सेकेंडली द सेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, एसेस, एंड थर्डली द हैबिट ऑफ एविडेंस या नॉलेज की आर्काइव कह लें। और इस सब की वजह से लिटरेचर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव बन गया rather than एंटरटेनमेंट। अब हम बात करते हैं कि रेनेसां मूवमेंट का पोएट्री पे क्या इम्पैक्ट था। पोएट्री को इस मूवमेंट ने फॉर्म भी दी, एक डिज़ायर भी दी, और पोएट्री को पूरी तरह से रीइन्वेंट किया था। रेनेसांस पोएट्री में हम पायनियर्स को रख सकते हैं सर थॉमस वाइट को एंड अर्ल ऑफ सरे को। सर थॉमस वाइट एज अ पायनियर फॉर द सोनेट्स, Earl of Surrey as pioneer for blank words. And according to Mir, यही दो नाम है where the modern English poetry begins. Let's see how Renaissance movement changed the English poetry. Firstly, introduction of sonnets. Renaissance movement ना होती, हमें sonnets ना मिलती, और अभी तो चलो हम थॉमस वाइट और Earl of Surrey को वजीराई तो देते हैं, लेकिन उतना नहीं पढ़ते जितना हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये दो लोग ना होते तो मे भी शेक्सपियर भी ना सोनेट्स लिखता। वन थिंग की नोट ही है, मैंने भी थॉमस वाइट को कहा कि वो पायनियर था ये सोनेट्स का, बट नोटिस के फर्स्ट टाइम सोनेट्स हमीदीन पेट्रार्क ने थी। व्हेन आई से कि वो पायनियर था, आई मीन के इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो पायनियर था, बिकॉज पेट्रार्क की तरफ से आने वाली सोनेट्स को ही थॉमस वाइट ने, अर्ल ऑफ सरे ने इंपोर्ट किया इनटू इंग्लिश लिटरेचर, एंड देन दे पॉलिश्ड इट एंड एनहांस्ड इट। और उसको अगर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मज़ीद किसी ने पुश किया तो दैट वाज शेक्सपियर इन द 16th सेंचुरी। पार्डन मी अगर 16th सेंचुरी ना हो तो मुझे हमेशा इसकी सेंचुरी थोड़ी सी मिक्स हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम सोनेट्स, द सेकंड बिग इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश पोएट्री वुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स इनटू द पोएट्री। और ये मेटाफिजिकल पोएट्री वाज मज़ेदार इन द सेंस कि अब साइंस भी तरक्की कर रही है और फिर मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स को साइंस के साथ उनका हैंडशेक करवाते हैं, तो फिर जॉन डन टाइप की हमें पोएट्री नज़र आती है, जिसके अंदर हमें साइंस में नज़र आएगी, एस्ट्रोनॉमी, कंपासेस, अल्केमी, जिसके अंदर हमें मेटाफिजिकल एलिमेंट्स भी नज़र आएंगे। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी बिटवीन मेटाफिजिक्स एंड द रीजनेबल साइंस। एंड थर्ड इम्प्लीकेशन वुड बी फ्रॉम द POV ऑफ द राइटर्स। जो पोएट्री लिख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि अब वो सिर्फ अपर क्लास का नहीं सोच रहे, अब वो सिर्फ मोनेस्ट्रीज का नहीं सोच रहे। नो दे नो कि उनकी जो पोएट्री है दे विल बी रेड बोथ बाय द कॉमन पीपल एंड बाय द लॉर्ड ऑफ द सिटीज। दिस चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज पहले जो पोएट्री को एक सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट बंद कमरे के अंदर सर्कुलेट किया जाता था, नो अब वो सब पढ़ रहे हैं भाई, फर्क तो आएगा ना, आपके आइडियाज, आपके थॉट्स, सो यू हैव टू बी अ बिट careful and you can be a bit rebellious as well. So to put it short, what was the Renaissance gift to poetry? First thing would be sonnets, पेट्रार्क ने शुरू की, थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे इंग्लैंड में लेके। सेकेंड वुड बी conception, metaphysical conception, और उसका हैंडशेक विद साइंस. So it was sort of a daring thing for people like John Donne. And third would be the ability for feelings to form an argument. क्योंकि जब आपका लिटरेचर हर जगह पे पढ़ा जा रहा है तो your feelings are pretty important in pushing the social and political discourse. At the end मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि रेनेसां मूवमेंट को हम अगेन ऐसे मैं स्माइल करते हुए बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे somehow it was a enlightenment period. एक रोशनी आई है और सारी सोसाइटी को कमाल क्या नूर के ना नहला के चली गई. इट वाजंट लाइक दैट. ये इतना कोई रोमांटिसाइज फिनोमिना नहीं था अगर आप तब इंग्लैंड में रहते होते. इट हैड कैपिटल पनिशमेंट्स, इट हैड स्वेयर पनिशमेंट्स बाय द किंग्स. तो लेकिन नेशंस अगेन ऐसे ही बिल्ड होती हैं. तो जब भी आपको भी रेनेसां मूवमेंट का कोई लिटरेचर पढ़ रहे हो या रेनेसां मूवमेंट को इटसेल्फ एज अ पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टडी कर रहे हो, तो कीप दिस इन द बैक ऑफ योर माइंड
कि सोसाइटी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स देयर। मेडिएवल ट्रेडिशंस खुद ही तो नहीं थी टूट गई, ये तो नहीं था हुआ कि लाइट आई और सारी की सारी ट्रेडिशंस बैठ गई, या जितनी भी क्लर्जी क्लास थी जो पोप वगैरह कंट्रोल था जब वो उनके हाथों से जाने लगा तो उन्होंने कहा बड़े आराम से कि ठीक है कोई बात नहीं, हमने अपना इंजॉय कर लिया, नाउ इट्स फॉर द पीपल टू टेक इट अपॉन देमसेल्व्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। किसी भी सोसाइटी में जब रिवोल्ट होता है तो जो जो हॉरर्स उस सोसाइटी के अंदर आते हैं वो सब हमें इस मूवमेंट के अंदर नजर आते हैं। कीप दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन योर माइंड बिकॉज इट हेल्प्स यू डीपन योर रीडिंग। किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को विदाउट कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ऊपर से पढ़ने में और उसको उसके बैकग्राउंड में रख के समझ के पढ़ने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग रेनेसांस मूवमेंट और स्पेशली कि इसका लिटरेचर के ऊपर, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट था। इफ़ दिस हैज़ हेल्प यू टू थिंक, if this has helped you not just to memorize but to really understand it, maybe share it with a friend because I'm really trying hard to get this channel going and to produce more and more educational videos. Thank you for watching. I'll see you next time.